हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल लैब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग आपका यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर जो 4 है वो है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, क्वांटम सांख्यिकी की है। ये है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है ये। यूनिट 4 है भैया, ठीक है। अब देखो यूनिट 4 में क्या है, किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। एक बार मैं ब्रीफली थोड़ा सा वो बता देता हूँ, फिर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे एक पॉइंट लेके, ठीक है। देखो, दो टाइप के हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं जनरली, जैसे एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स, एक क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब एक जो पुराना मैकेनिक्स चल रहा था, पुराना चिरसम्मत यांत्रिकी, ओल्ड मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, जो न्यूटन और उन लोगों ने दिया था, वो वाला। एक 19th सेंचुरी के बाद में, 1900 के बाद में आइंस्टाइन ने जैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, प्लांक ने क्वांटा के बारे में बताया कि जो एनर्जी होती है वो आपकी वेव की फॉर्म में नहीं चलती है, लाइट जो होती है वो वेव की फॉर्म में नहीं चलती, वो फोटोन की फॉर्म में चलती है। तो ये एक चीज़ बताई गई कि जो लाइट है वो वेव, पहले वेव मान के चल रहे थे, फिर बाद में बोला गया कि ये फोटोन है, ये पार्टिकल होता है, कण होता है। और उस थ्योरी के बेस पर क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स। और कुछ ऐसी चीजें थी जो पहले जैसे वेव मान के चल रहे थे, जैसे मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक बार बता देता हूं। ऐसा था कि जैसे प्रकाश जो है, प्रकाश मतलब लाइट, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। इस चैप्टर में वैसे डायरेक्टली काम में नहीं आएगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ। लाइट है, उसको पहले क्या मान के चल रहे थे हम लोग? वेव मान के चल रहे थे, तरंग। कि जो लाइट है, प्रकाश है, वो तरंग की फॉर्म में चलता है, ठीक है, तरंग की फॉर्म में चलता है, ऐसे ऐसे। और ये मान के हमने बहुत सारी चीज़ों को प्रूव कर दिया। जैसे हम लोगों ने किन किन घटनाओं को बता दिया, किन किन फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दिया। हमने जैसे परावर्तन को बता दिया, परावर्तन जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, कि कोई चीज़ टकरा के, कोई लाइट है वो टकरा के वापस आ जाती है किसी जगह से, रिफ्लेक्ट होके आ जाती है, उसको परावर्तन बोलते हैं। अपवर्तन को भी बता दिया हमने। अपवर्तन होता है रिफ्रैक्शन, मतलब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में लाइट जाती है तो वो मुड़ जाती है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो वो जो होता है उसको अपवर्तन बोलते हैं। इसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया। इसके अलावा व्यतिकरण, अगर आपने नाम सुना हो तो, व्यतिकरण जिसको इंटरफेरेंस बोलते हैं, इंटरफेरेंस, इसको भी वेव नेचर से एक्सप्लेन कर दिया गया। एक दूसरा है डाइफ्रैक्शन, जो कि आप लोग किस में पढ़ते हो? ऑप्टिक्स में पहले पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर। डाइफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं विवर्तन, इसको भी वेव मान के एक्सप्लेन कर दिया गया। एक है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं ध्रुवण। ये जो सारे कंसेप्ट है और भी दो चार कंसेप्ट, उनको वेव नेचर मान के प्रूव कर दिया गया, ठीक है, वेव थ्योरी से। कि सबने बोला कि लाइट जो होता है वेव होता है, ठीक है, मान लिया। अब मान लिया तो उसके लिए कुछ प्रूफ तो देना ही पड़ेगा ना। तो ये जो सारी घटनाएं थी, ये जो सारे फिनोमेना थे, इनको वेव नेचर मान के एक्सप्लेन कर दिया गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हो गया। चलो, तो अब दुनिया ये मान रही थी कि चलो ये वेव होता है, लाइट जो है वेव नेचर का होता है, तो ये क्योंकि ये इतनी सारी घटना को एक्सप्लेन कर पा रहा है इसलिए वेव नेचर मान लिया गया। चलो, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसी चीजें और भी देखी गई जिनको वेव नेचर से बताया नहीं पाया। वो कौन कौन सी घटनाएं थी? वो थी ये 3 घटनाएं। इनके अलावा भी और थी, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो इन 3 पे ज्यादा हम लोग बात करते हैं। एक तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसको बोलते हैं कृष्णिका विकिरण। ये क्या होता है, इसका पूरा डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर पूरा डिटेल में है, ठीक है। एक तो इस चीज के बारे में वेव थ्योरी से नहीं बता पाए हम लोग, कि वेव नेचर से बता ही नहीं पाए कि एक्चुअल में कैसे, इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए, इसके पीछे का लॉजिक दे ही नहीं पाए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है, ये कृष्णिका विकिरण होता है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्या इसका प्रॉपर्टी है, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए हम लोग वेव नेचर से। थोड़ा बहुत दिया लेकिन वो सेटिस्फाइंग नहीं था। अभी बताऊंगा कैसे क्या था। फिर एक और आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो कि आप 3rd ईयर में पढ़ने वाले हैं, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है।
ये थर्ड ईयर में पढ़ेंगे आप। और एक आता है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, जो कि आप थर्ड ईयर में ये भी थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक थर्ड ईयर में पढ़ेंगे आप। ये वाला अभी इसके अंदर पढ़ेंगे, ये अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इस यूनिट के अंदर। ये दोनों इस यूनिट में नहीं है। लेकिन ये 3 घटनाएं और इनके अलावा भी कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनको वेव नेचर से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब वेव नेचर से इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो किसी दूसरा तरीका ढूंढना पड़ा। और उस टाइम पर 1900 के आसपास, 19th सेंचुरी के आसपास प्लांक ने एक थ्योरी दी। और उस प्लांक ने बताया कि देखो, आप जो ये चीज बोल रहे हो ना कि वेव होता है प्रकाश, लाइट का जो नेचर होता है वो वेव होता है, वो वेव नहीं होता है। वो क्या होता है? वो एक्चुअल में पार्टिकल होता है, कण होता है। ये बोला मैक्स प्लांक ने। और प्लांक ने इसके बारे में कुछ बताया भी कि ये जो आप बोल रहे हो कि वेव है, वो वेव नहीं है, वो पार्टिकल है, कण है, वो एनर्जी का एक बंडल है, पैकेट है वो। और उस एनर्जी बंडल को क्वांटा बोला गया और उसको बाद में फोटोन बोल दिया गया। तो इन्होंने ये बोला कि जो एनर्जी है या जो लाइट है, लाइट एनर्जी तो होती है, लाइट जो है वो क्या होता है? वो क्वांटा होता है, वो फोटोन होता है। ये बोला इन्होंने, इस पार्टिकल को इन्होंने क्या बोल दिया? फोटोन बोल दिया। अब बोलने से क्या होता है? ऐसे तो बोलने को तो कुछ भी बोल दोगे कि लाइट जो होता है वो क्या होता है, कुछ भी और कुछ, लाइट तो पत्थर होता है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। चलो मान लिया पत्थर होता है, लेकिन आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा ना। आप उसकी कुछ घटनाएं प्रूव करो पत्थर मान के, तो हम पत्थर भी मान लेंगे। तो इन्होंने क्या किया? फोटोन मान के इन्होंने कुछ घटनाओं का एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन दिया। मतलब ये जो चीजें थी, ये जो तीनों चीजें या इसके अलावा भी जो चीजें प्रूव नहीं हो पा रही थी वेव नेचर से, इन्होंने पार्टिकल मान के प्रूव कर दिया। आई बात समझ में? तो ये जो पार्टिकल वाला जो कंसेप्ट है उसको हम लोग क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। ये क्वांटम में चला जाता है। तो ये जो चैप्टर है ये क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे चल रहा है कि जो फोटोन नेचर मान के, लाइट का फोटोन नेचर मान के जिन घटनाओं को एक्सप्लेन किया गया, उनके बारे में हम लोग इसके बारे में इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। कुछ तो ऐसी बातें होगी इसमें और कुछ और भी बातें होंगी जिनको धीरे धीरे मैं अनफोल्ड करता जाऊंगा। राइट? तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता चला कि जैसे ब्लैक बॉडी, जो कि आपके इस चैप्टर के सिलेबस में है, ये इस चैप्टर के सिलेबस में नहीं है। वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने आप में एक अद्भुत चीज थी। इसके लिए मिस्टर आइंस्टाइन को नोबेल अवार्ड मिला था। नोबेल अवार्ड मिला था आइंस्टाइन को इसके लिए, ठीक है। बट अभी ये दोनों थर्ड ईयर के अंदर पढ़ने वाले हैं हम लोग। अभी सिलेबस के अंदर जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही है, आपका कृष्णिका विकिरण है केवल आपके इस चैप्टर के अंदर। मतलब कृष्णिका विकिरण के अलावा और भी चीजें हैं, लेकिन ये दोनों चीजें नहीं है, ये दोनों नहीं है। चमका? तो अभी हम लोग बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। और इस चैप्टर को क्वांटा स्टैटिस्टिक्स क्यों बोल रहे हैं? ये क्वांटम से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? क्वांटम से इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं, क्वांटम थर्ड ईयर में एक पूरा सब्जेक्ट होता है। वैसे तो एक पूरा पेपर आएगा क्वांटम का, लेकिन अभी अगर मैं फिलहाल के लिए बात करूं तो लाइट को हमने पार्टिकल माना और पार्टिकल को क्वांटा एनर्जी का पैकेट बोला, जिसको क्वांटा भी बोलते हैं। तो वहां से क्वांटा से क्वांटम निकल के आया और उस क्वांटा को फिर बाद में फोटोन बोल दिया गया। तो इसलिए ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है। तो पार्टिकल नेचर में क्वांटा बोलते हैं कण को, एनर्जी को। तो इसलिए ये क्वांटम नेचर के हिसाब से चल रहा है। इसलिए इस चैप्टर को भी हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्वांटम थ्योरी या क्वांटम स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं। आगे बात समझ? ये इसका एक बैकग्राउंड है अगर हम लोग बात करें बेसिकली। अब हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसका जो मेन फंडा है या जो मोस्टली जो क्वेश्चंस कवर होते हैं इस यूनिट के अंदर, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। ठीक है? अब देखो एक चीज यही तो पता चली कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को वेव नेचर से, वेव नेचर जो था मतलब तरंग सिद्धांत, और तरंग सिद्धांत क्लासिकल मैकेनिक्स में था, पुरानी वाली मैकेनिक्स में, चिरसम्मत यांत्रिकी जिसको बोलते हैं उसमें था। तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो फेल हो गया था। इसलिए हमारे को क्वांटम थ्योरी की जरूरत पड़ी, मतलब पार्टिकल नेचर की। तो पार्टिकल नेचर वहां पे दिया गया और उससे एक्सप्लेन भी कर दिया गया। अब ये है क्या? इतनी कहानी तो मैंने सुना दी इतनी देर से कि ब्लैक बॉडी को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन ब्लैक बॉडी है क्या? इसको बीबी भी बोलते हैं, बीबी रेडिएशन भी, जनरली बीबी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, जो भी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं
ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो चलिए भैया ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या, उससे पहले मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया बता देता हूं कि इस पे क्वेश्चन किस किस तरीके के आते हैं। अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, मेरा पीडीएफ प्रॉपर दिख नहीं रहा। चलो एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ भैया। हाँ जी अभी ठीक है। अब मैं ये बता देता हूं कि इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में। थोड़ा सा पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, फिर डिटेल डिस्कशन करेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 3-4 टाइप से पूछा जाएगा इसमें। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि ब्लैक बॉडी है क्या, व्हाट इज ब्लैक बॉडी, कृष्णिका विकिरण या कृष्णिका क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या, और ब्लैक बॉडी क्या होता है। पहली बात तो वो करेंगे, ठीक है। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ दिया गया, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो ग्राफ दिखाया था, ये जो ग्राफ दिखाया था, ये वाला ग्राफ। तो इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया और इस ग्राफ में काफी सारी इंफॉर्मेशन है। तो इस ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो ये बात करेंगे। तो ये 3 टॉपिक, ये दोनों टॉपिक एक तरीके से साथ में ही है कि जब आपको ब्लैक बॉडी पूछा जाएगा कि ब्लैक बॉडी क्या है, तो ब्लैक बॉडी के साथ में आपको वो जो ग्राफ है, वो जो उसका कर्व है, उसका वक्र भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको पूछा जाएगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, इसको एक्सप्लेन करो, तो आपको ये दोनों चीजें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब उसको, उस जो कर्व बनाया ना, वक्र बनाया, उससे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। गॉट इट माई पॉइंट। नेक्स्ट, उसके बाद में ये जो कर्व बनाया गया है, उस कर्व में काफी सारी इंफॉर्मेशन है। उस कर्व में जो इंफॉर्मेशन है उसमें एक आता है वीन्स लॉ, वीन का विस्थापन नियम, वीन से डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक साइंटिस्ट का नाम है वीन, उसके नाम पर एक नियम दिया गया, एक लॉ है, तो वीन से डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बताइए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को एक्सप्लेन करिए। मतलब ये पूछ के ये साथ में पूछ लेता है, तो ये भी बताना पड़ता है। फिर उसी ग्राफ में दूसरा एक और पॉइंट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं स्टीफन्स लॉ। उन्होंने भी एक कहानी बताई, उसके हिसाब से हम लोग स्टीफन के बारे में बात करेंगे और स्टीफन लॉ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, छोटा सा पार्ट है, 1.5 पेज का पार्ट है। आई बात समझ। तो यहां से पूछ लिया जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ में वीन्स लॉ पूछ ले, या इसके साथ में स्टीफन का नियम पूछ सकता है, या जो भी है इसकी व्याख्या पूछ सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट, वीन्स रेडिएशन फॉर्मूला, ये तो डिस्प्लेसमेंट लॉ था, ये तो लॉ था, इसका वीन का विस्थापन नियम था, वो अलग चीज थी। इसके बाद में वो ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए, उस ग्राफ का स्ट्रक्चर बनाने के लिए वीन नाम का जो साइंटिस्ट था, इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया, रेडिएशन सूत्र बोलते, विकिरण सूत्र बोलते, रेडिएशन फॉर्मूला। वो गलत था, पूरी तरीके से ठीक नहीं था, लेकिन पहले वो दिया गया, तो वो बताया गया, ये रेडिएशन फॉर्मूला। तो इसके बारे में 2 लाइन लिखेंगे हम लोग। फिर रेले जीन्स, एक 2 साइंटिस्ट और थे, रेले और जीन्स, इन दोनों लोगों ने मिलकर एक और फॉर्मूला दिया इसी को ग्राफ को बनाने के लिए, लेकिन वो भी पूरी तरीके से सही नहीं था, पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। मतलब इनकी कुछ लिमिटेशन थी, ये थोड़ी बात को एक्सप्लेन कर पाया, थोड़ी बात को ये एक्सप्लेन कर पाया, पूरी बात को ये दोनों ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये दोनों ने जो कहानी बताई है ना, इन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स यूज में लिया। क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब चिरसम्मत यांत्रिकी, मतलब जो पुराना मैकेनिक्स था उसके आधार पर इन्होंने कहानी बताई थी। वो वेव थ्योरी वाला जो मैकेनिक्स था उसके बेस पे, इसलिए ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब आए कौन? प्लांक भाई साहब आए।
और प्लांक ने पूरी कहानी बदल दी। प्लांक ने बोला कि आप इसको वेव मान के क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन कर पा रहे थे, नहीं कर पाया। आपने ट्राई करके देख लिया, इन दोनों लोगों ने कर पाए क्या? नहीं कर पाए। तो अब मैं बताता हूं। अब इन्होंने बोला कि आप उसको पार्टिकल मानो, आप उसको फोटोन मानो, और फोटोन मान के एक्सप्लेन मैं करके दिखाऊंगा। इन्होंने ऐसा बोला। तो प्लांक ने अपना रेडिएशन फॉर्मूला दिया, उस ग्राफ को बनाने के लिए जो फॉर्मूला दिया कि मैं एक फॉर्मूला देता हूं, उससे उस ग्राफ को बनाइए, वो वैसा का वैसा ही बनेगा। तो वो ग्राफ को बनाने के लिए इन्होंने, प्लांक भाई साहब ने एक फॉर्मूला दिया और उस फॉर्मूले से वो पूरा ग्राफ बन जाता है। इन दोनों ने मिलकर अलग अलग जो फॉर्मूले दिए थे वो फेल हो गए थे, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स यहां पे फेल हो जाता था। तो यहां पर क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से प्लांक ने अपना एक नया ही पार्टिकल नेचर बनाया फोटोन का, और उसके बेस पे विकिरण सूत्र दिया, उसके बेस पे रेडिएशन फॉर्मूला दिया। तो उसके बेस पर क्या हो गया, वो एक्सप्लेन हो पाया। तो प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, यहां से क्या क्वेश्चन आता है? एक तो पहले यह पूछेगा कि प्लांक का जो रेडिएशन फॉर्मूला है वो बताइए, उसको डिराइव करो, उसकी व्युत्पत्ति करो, उसको बनाओ, उसका डेरिवेशन करो, यह आएगा। फिर प्लांक ने क्या किया? प्लांक ने बोला कि आपने जो फॉर्मूले निकाले थे ना, वीन ने और रेले जीन्स ने, वो गलत तो नहीं है, वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए सही है। जैसे इन्होंने जो फॉर्मूले निकाले उनसे क्या होता था, ये पूरा ग्राफ तो नहीं मिल पाता था। एक साइंटिस्ट ने जो बनाया क्लासिकल मैकेनिक्स, उससे आधा ग्राफ मिल गया था, दूसरे ने जो बनाया उससे दूसरा आधा इधर का मिल गया था, पूरा नहीं मिला। तो इन्होंने, प्लांक ने यह बताया कि मेरा वाला जो फॉर्मूला है उससे पूरा मिल जाएगा ऐसा, लेकिन उसी में अगर मैं कंडीशन लगा दूं तो आपके दोनों के सूत्र भी मैं निकाल के दिखा सकता हूं। इन्होंने ऐसे बोला। और इन्होंने क्या किया, प्लांक ने क्या किया, रेले जीन्स का रेडिएशन फॉर्मूला और वीन का रेडिएशन फॉर्मूला अपने फॉर्मूले से निकाल के दिखाया। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्लांक थ्योरी को एक्सप्लेन करो, तो पहले तो प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, फिर प्लांक थ्योरी के आधार पर वीन का सूत्र की व्युत्पत्ति करो और रेले जीन्स के सूत्र की व्युत्पत्ति करो। मतलब वीन का रेडिएशन फॉर्मूला फाइंड आउट करो और रेले जीन्स का रेडिएशन फॉर्मूला डिराइव करो। किसकी हेल्प से? प्लांक के रेडिएशन फॉर्मूले से, क्योंकि प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला सब एक्सप्लेन कर सकता है। तो प्लांक वाले की हेल्प से इन दोनों वाले फॉर्मूले निकालने हैं हमको। एक तो ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बड़ा क्वेश्चन आता है यहां से। एक दूसरी चीज, दो हमने यहां पर नियम भी पढ़े थे, एक स्टीफन लॉ, एक वीन्स लॉ। तो इन्होंने, प्लांक ने ये भी अपने फॉर्मूले के हिसाब से निकाल दिए कि मैंने जो फॉर्मूला दिया है उनसे मैं ये आपका ये वाला नियम भी प्रूव कर सकता हूं और ये नियम भी प्रूव कर सकता हूं। मतलब आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी थ्योरी बनाई थी उस थ्योरी का हर एक फॉर्मूला, मैं, प्लांक ने बोला ऐसा कि मैं अपने फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो एग्जाम में ये ही क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? दोबारा देखो इसको। एग्जाम में क्वेश्चन या तो यहां से आ जाएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करो, तो यहां पर ये कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग, ये चार चीजें। फिर आएगा प्लांक के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला। तो प्लांक के रेडिएशन फॉर्मूले से हम लोगों को क्या क्या, एक तो ये निकालने के लिए बोल सकता है, एक ये निकालने के लिए बोल सकता है, एक ये और एक ये चार फॉर्मूले निकालने के लिए बोल सकता है। और ये चारों फॉर्मूले हम लोग प्लांक के रेडिएशन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर भी सकते हैं। आ गई बात समझ? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी, और ब्लैक बॉडी से कर्व को एक्सप्लेन करेंगे, और कर्व से वीन का विस्थापन नियम, स्टीफन लॉ, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिर इनको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, छोटा सा यूनिट है, सिंपली हो जाएगा। मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, अभी यहाँ पर समझ लो चीज़ों को। ये वाला पेज भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा। इसका PDF फॉर्मेट भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है, या इमेज फॉर्मेट भेज दूंगा। क्लियर है? चलिए, एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो, अभी अपने पास में 10 मिनट है, अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। चलिए भैया, देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज ब्लैक बॉडी। कृष्णिका
क्या है, कृष्णिका को ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ब्लैक बॉडी को कृष्णिका बोलते हैं, मतलब एक ही बात है हिंदी में। तो ब्लैक बॉडी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, अभी समझो। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी कृष्णिका। देखो एक नेचर होता है सारी चीज़ों का कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उनका कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर है ही। सबसे कम जो टेम्परेचर हो सकता है, मिनिमम जो पॉसिबल टेम्परेचर है, पॉसिबल तो नहीं है लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री केल्विन। हमने लास्ट यूनिट में भी पढ़ा था कि 0 डिग्री केल्विन का मतलब होता है माइनस में 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये यहाँ पे डिग्री नहीं आता, 0 केल्विन जो टेम्परेचर होता है वो होता है माइनस में 273। जनरली एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या होता है, 30-40 के आसपास होता है, तो 30-40 डिग्री होता है वो। ये माइनस में 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना मिनिमम टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो इतना हो सकता है। इससे कम टेम्परेचर कभी भी नहीं हो सकता, 0 केल्विन से कम नहीं हो सकता। अब कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है आपके पास में, अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, और सबका होता है, तो जिस भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है वो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। रेडिएशन एमिट करने का मतलब है कि, रेडिएशन एमिट करने का मतलब क्या है कि एनर्जी उत्सर्जित करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, एमिट करता है। इस एनर्जी उत्सर्जित करता है, इनको बोलते हैं विकिरणें, रेडिएशन बोलते हैं इसको। तो ये क्या करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। आगे बात समझ में। दूसरी एक चीज ये होती है कि ये ऊर्जा लेते भी रहते हैं। जैसे मान लो यहां पर एक बॉडी है, इसका 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहां पर एक दूसरी बॉडी है, उसका 20 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। ये इसका भी नेचर ये है कि ये भी क्या करेगा, दुनिया में जिसका भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होता है वो क्या करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो ये भी क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करता रहेगा। लेकिन साथ ही साथ प्रॉपर्टी ये भी होती है कि एनर्जी को लेते भी रहते हैं। तो हर एक जो बॉडी है, हर एक चीज, जैसे ये है, मैं हूं, दीवारें हैं, लाइट है, बोर्ड है, मार्कर है, जो भी दुनिया में चीजें हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, वो रेडिएशन उत्सर्जित भी करते रहते हैं और लेते भी रहते हैं। और रेडिएशन का मतलब ये हो गया एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्सर्जित भी करते रहते हैं और लेते भी रहते हैं। आगे बात समझ में। अब कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ बॉडीज, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो उत्सर्जित ज्यादा करते हैं, एमिट ज्यादा करते हैं और एब्जॉर्ब कम करते हैं। अवशोषित तो कम करेंगे और छोड़ते ज्यादा हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लेते ज्यादा हैं और उत्सर्जित कम करते हैं। आई बात समझ में। अब एक ऐसी कल्पना की गई, ऐसा रियल में होता नहीं है, ऐसी कल्पना की गई कि एक बॉडी ऐसा है, किसी तरीके से बना लो, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी ऐसा जो हर तरीके की लाइट को उत्सर्जित करे, हर तरीके की, हर प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उत्सर्जित करे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस टाइप की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं, मैंने आपको पहले बताया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे होते हैं, जैसे सबसे ज्यादा जिनकी एनर्जी होती है वो गामा रे होती है, फिर एक्स रे होती है, फिर अल्ट्रावायलेट होती है, पराबैंगनी, उसके बाद में विजिबल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश, उसके बाद में होता है इंफ्रारेड, होता है अवरक्त तरंगे, फिर रेडियो और ये और बाकी क्या आते हैं, माइक्रोवेव्स वगैरह यहाँ पे। तो ये जो सारी किरणें हैं ना, जिनको आप बोलते हो, ये ऊर्जा का ही तो रूप है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये सब क्या है, ये विकिरण है एक तरीके से, ये मान लो ये रेडिएशन है। तो अगर कोई एक ऐसा बॉडी है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, वो हर प्रकार की लाइट को उत्सर्जित करता है, मतलब इनमें से सारी लाइट को ही उत्सर्जित कर सकता है। हो सकता है किसी को कम करे, किसी को ज्यादा करे, लेकिन सारी लाइट को उत्सर्जित कर सकता है और सारे टाइप की लाइट को ले भी सकता है।
तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को, इस प्रकार की चीज को, इस प्रकार की बॉडी को ब्लैक बॉडी बोलते हैं। एक ऐसी वस्तु जो सभी तरंगों का, सभी तरंगदैर्ध्यों वाली तरंगों का उत्सर्जन करे और अवशोषण भी करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी, कृष्णिका बोलते हैं उसको। ये होती है ब्लैक बॉडी, ठीक है, जो हर लेमडा के, मतलब हर टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट को एब्जॉर्ब भी करे और रेडिएट भी करे। इस टाइप की बॉडी को वी कॉल इट ब्लैक बॉडी। और जो विकिरणें उत्सर्जित करता है, जो विकिरणें होती है, जो रेडिएशन होता है, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसको बोलते हैं कृष्णिका विकिरण। आगे बात समझ में? एक ऐसा बॉडी जो हर टाइप की लाइट को एमिट करे और अवशोषित भी करे, उत्सर्जित भी करे और अवशोषित भी करे, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं, मतलब जो 100% लाइट को अवशोषित भी कर सके और 100% लाइट को एमिट भी कर सके, ऐसी दुनिया में कोई चीज है नहीं। ये आइडियल कंसेप्ट है, एक आदर्श ब्लैक बॉडी होता है। ये जो ये डेफिनेशन है वो आइडियल ब्लैक बॉडी का, आदर्श कृष्णिका का है। तो दुनिया में ऐसे कोई चीज होती नहीं है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके करीब कुछ चीजें होती है। जैसे सूर्य के बारे में बोला जाता है, सन के बारे में, कि सन जो है वो एक तरीके से ब्लैक बॉडी है, क्योंकि वो लाइट उत्सर्जित कर रहा है, वो हर टाइप की लाइट उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है ना। उसमें सारे कलर्स आते हैं, गामा रे भी आते हैं, अल्ट्रावायलेट भी आते हैं, पराबैंगनी भी आते हैं, सारी किरणें आती है उसके अंदर। तो वो क्या है, एक तरीके से वो एक आइडियल ब्लैक बॉडी के नजदीक है। वो भी 100% नहीं करता है, तो ब्लैक बॉडी के नजदीक होता है। 100% तो नहीं है, लेकिन वो है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट ये समझ में आ गया कि ये ब्लैक बॉडी होता है। अब ये जो लाइट एमिट करता है, लाइट उत्सर्जित करता है, उसका एक ग्राफ बनाया गया। जैसे कोई भी अगर तरंगे होती है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पहचान क्या होती है? या तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति, या उसका तरंगदैर्ध्य लेमडा। जैसे लेमडा इसका सबसे ज्यादा होता है, इधर लेमडा सबसे ज्यादा होता है, इधर चलेंगे लेमडा तो कम होता जाता है। मतलब इसका लेमडा इससे कम है, लेमडा तरंगदैर्ध्य होता है, फिर इसका लेमडा और कम, इसका लेमडा और कम, इसका लेमडा और कम, इसका लेमडा और कम, तरंगदैर्ध्य धीरे धीरे कम हो जाता है। तरंगदैर्ध्य बेसिकली क्या होता है? जैसे वेव अगर हम लोग बनाते हैं, तो ये जो लंबाई होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर की, इसको लेमडा बोलते हैं। तो इधर चलते चलते जाते हैं तो लेमडा कम होता जाता है, इधर लेमडा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ती जाती है। तो आवृत्ति तो इधर क्या होती है? बढ़ती है, और लेमडा क्या होता है? घटता है एक तरीके से। आ गई बात समझ में? तो ये जो ब्लैक बॉडी है उसका एक ग्राफ बनाया गया कि जो ये एनर्जी एमिट कर रहा है, उस एनर्जी का लेमडा के साथ में ग्राफ बनाया गया। यहां पर कभी E लिख देते हैं, कभी U लिख देते हैं, ये दोनों चीजें सेम तो नहीं है, लेकिन ये मान लो कि एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस एक्सिस पे कभी तो एनर्जी बना देते हैं, कभी इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, तो कभी U बना देते हैं, और इधर लेमडा। तो लेमडा के साथ में ग्राफ बनाया गया, तो वो ग्राफ मिला ऐसा, ये इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। तो ये ग्राफ क्या बताता है? ये ग्राफ ये बताता है कि जैसे लेमडा, ये कोई लेमडा का कोई वैल्यू है, उस लेमडा का भी एनर्जी उत्सर्जित हो रहा है, इतना जो लेमडा का वैल्यू है उसके लिए भी एनर्जी उत्सर्जित हो रहा है, हर एक लेमडा के वैल्यू के लिए एनर्जी उत्सर्जित हो रहा है, एनर्जी रेडिएट हो रहा है हर एक वेवलेंथ के लिए। यही तो बोला गया था कि ब्लैक बॉडी हर एक वेवलेंथ की एनर्जी को एमिट करता है। अब देखो, शुरू में जो कम लेमडा है ना, उनकी एनर्जी तो कम आएगी। इधर कोई यहां का जो लेमडा है ना, उसके लिए जो एनर्जी निकलेगी, वहां से जो रेडिएशन होगा वो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, वो वाली, और आगे जाके फिर वापस से कम हो जाता है। तो इस ग्राफ का जो एक्सप्लेनेशन है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये ग्राफ है कि आपने ब्लैक बॉडी समझा कि एक ऐसी बॉडी जो हर टाइप की लाइट को एमिट कर सके और अवशोषित कर सके, उसको हम लोग ब्लैक बॉडी बोल रहे हैं। अब उस ब्लैक बॉडी का जो एनर्जी एमिट कर रहा है, उस एनर्जी का लेमडा के साथ में जब ग्राफ बनाया गया, तो वो ग्राफ इस तरीके से बना। लेकिन इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए एक फॉर्मूला तो चाहिए ना, कि कौन से फॉर्मूले से आपने ये ग्राफ बनाया। ऐसा कोई फॉर्मूला क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से मिला ही नहीं, फिर क्वांटम मैकेनिक्स में प्लांक ने बताया था।
तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि इस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे फेल हो गया और फिर क्वांटम मैकेनिक्स ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया।